आरडीजे और रूसो ब्रदर जब एमसीयू में वापस आ गए हैं तो मैंने एक दिन टाइम निकालकर वापस से अपनी फेवरेट एमसीयू फिल्म देखना चालू किया। देखते देखते इतनी सारी देख लिया कि मैं सोचा अब चलो टॉप 5 एमसीयू फिल्म बना ही देता हूँ। तो ये रहा टॉप 5 एमसीयू फिल्म्स। लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं उन फिल्मों को याद करना चाहता हूँ जिन्हें मैं मरा मान चुका हूँ और अब उन्हें श्रद्धांजलि देना है। तो 2 मिनट मौन रखकर चलिए उन फिल्मों को याद करते हैं। हो गया 2 मिनट, चलो लिस्ट पे आ जाओ। इस लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए स्पाइडरमैन से अच्छा कौन है और उसकी सबसे बेस्ट फिल्म लगी है फार फ्रॉम होम। अब कितने लोग को ये गुस्सा लगेगा कि नो वे होम को क्यों नहीं चूज किया। तुम लोग खुद एक बार नॉस्टैल्जिया का चश्मा उतार कर देखो तो नो वे होम के बदले फार फ्रॉम होम में स्टोरी बहुत ज्यादा थी, कितना खतरनाक ट्विस्ट था, एक अच्छा विलन था और बहुत सारी ऐसी चीज थी जो बाकी स्पाइडरमैन फिल्म में कम रखा था। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह थी कि एंड गेम के बाद इन लोग ने एक ग्राउंडेड फिल्म बनाई और ये बहुत ज्यादा रियल लगती है बाकी के कंपैरिजन में। कोई दुनिया खत्म होने वाला खतरा अभी नहीं मंडरा रहा है। जो डिस्ट्रक्शन और ब्लास्ट दिखा रहे हैं वो भी होलोग्राम है मिस्टीरियो के। पीटर की पर्सनल प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा दिखाई है बाकी के कंपैरिजन में। ये फिल्म जब स्टार्ट होती है तो आधी फिल्म तक रोड ट्रिप मूवी लगती है और एक टीनेज ड्रामा फिल्म लगती है सुपर हीरो के बदले। और इस फिल्म में सबसे बेस्ट जो पार्ट था वो था इसका विलन। अब तुम लोग यही नो वे होम से कंपेयर करके देख लो। नो वे होम को पूरी तरीके से सारे पिछले विलन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा था और कोई नया विलन लेके नहीं आए वो लोग। और यहाँ पर एक इतना अच्छा विलन रखा और शायद ही एमसीयू का सबसे बेस्ट ट्विस्ट भी इसमें रखा था जो था ये सीन में। See, that wasn't so hard. और इस फिल्म के वीएफएक्स बहुत ही जबरदस्त है। जितने भी मिस्टीरियो के इल्यूजन वाले सीन थे सारे वीएफएक्स बहुत ही रियल लगते हैं और इतने अलग अलग तरीके से यूज किया था। उसके बाद ये लोग ने उस तरीके से फिर वीएफएक्स को यूज नहीं किया। पीटर इतना मजबूर लगा है, हर बार मिस्टीरियो उसको बस मैनिपुलेट करते रहता है, कोई ना कोई फायदा निकालते रहता है। इस वजह से इस फिल्म में सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा है। अब देखते हैं ब्रांड न्यू डे में क्या होता है। वैसे सुना है उसमें हल्क भी आ रहा है। फिर 4th नंबर की फिल्म है ये। वैसे इसकी स्टार्टिंग मुझे जबरदस्त लगी और एंडिंग होते होते तो थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं, पर बाद में जब घर पे बैठ के आराम से सोचा तो मुझे इसकी कुछ कमी दिखी। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग गाली देने के लिए पहले ही रेडी हो जाएंगे, चलेगा दे दो कोई बात नहीं। पर ये पिक्चर हद से ज्यादा नॉस्टैल्जिया पे डिपेंड करती है। लिस्ट में इतने नीचे होने का सबसे मेन रीजन भी यही है कि आधी पिक्चर तक ये लोग पुरानी फिल्म से ही सबसे ज्यादा चीज रिलेट कर रहे थे और एंडिंग का जो बैटल था वो ही पूरा का पूरा इस फिल्म पे डिपेंडेंट था। बाकी सारी चीज तो पहले की पिक्चर के ऊपर ही डिपेंड थी। आक्रमण। और ऊपर से आयरन मैन को ट्रेलर में इस तरीके से दिखाया था कि लग रहा था स्पेस में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या होता है यहाँ तुरंत ही कैप्टन मार्वल उसको स्पेस से अर्थ पे ला देती है। इतने जल्दी क्यों निपटा दिया, कुछ तो बड़ा होने देते। पर इस फिल्म में जो चीज अच्छा था वो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। सबसे मेन है इसका एंड बैटल। उतना लंबा बैटल अगर कोई बनाने जाएगा पहली बात तो ऐसे ही उसकी फटके हाथ में आ जाएगी। और यहाँ पर रूसो ब्रदर ने जिस तरीके से संभाला है शायद ही कोई और डायरेक्टर इस तरीके से कर पाता। और 3 घंटे की पिक्चर में आयरन मैन के मरने के बाद ये लोग ने आधा घंटे का टाइम लिया, आराम से उसका फ्यूनरल दिखाया और धीरे धीरे हर एक कैरेक्टर के लाइफ को सेट होते हुए दिखाया। इतना डिटेल में ये लोग ने जो दिखाया हर एक पिक्चर के बस की बात नहीं होती है। और इस सीन में मुझे एक फन फैक्ट पता लगा कि मैंटिस अपना मुंडी इसलिए हिला रही थी क्योंकि असली मैंटिस भी इसी तरीके से अपना दुख बताते हैं। हाँ, कहाँ गए वो मार्वल के ईस्टर एग वाले दिन। थॉर और हल्क का जो हाल किया इस पिक्चर में, उसके बाद मुझे खाली एक ही और चीज का दुख है, कैप्टन ने बकी को शील्ड क्यों नहीं दिया। इतना डिजर्व करता था वो। कैप्टन भी सुखी दर्शक निकला, गद्दार कहीं का। और 3rd नंबर पे आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। वैसे यहाँ पर विंटर सोल्जर भी मैं रख सकता था, दोनों के बीच में टाई जैसा ही है, पर वो एयरपोर्ट वाले सीन के वजह से मुझे ये फिल्म ज्यादा पसंद आई। इस फिल्म का सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि ये पूरी एक्शन फिल्म लगती है सुपर हीरो फिल्म से ज्यादा। और इसमें रूसो ब्रदर ने बता दिया कि वो लोग एक्शन डायरेक्टर कितने अच्छे हैं। जरूरी नहीं कि हर बार बिल्डिंग फूटती रहे, लेजर बीम चलती रहे, वो लोग एक अच्छी थ्रिलर भी बना सकते हैं, ये इसमें पता लगता है।
इस फिल्म में ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन को सोलो फिल्म से पहले इंट्रोड्यूस किया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया इन लोग ने। ये उन कुछ मार्वल फिल्म्स में से है जिसमें कैरेक्टर का मोरल और उसका डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है और पूरा प्लॉट उसके अराउंड रहता है। यहाँ पर तुम लोग चाहे कैप्टन को सपोर्ट करो या टोनी को सपोर्ट करो, किसी को भी कर सकते हो और किसी एक को गलत नहीं बता सकते। वैसे तुम लोग किस साइड के टीम में थे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कैप्टन अमेरिका का ये बुरा हाल हो जाएगा जो अभी उसकी नई फिल्म आने के बाद हुआ है। दिखता है। ए, काला किसको बोल रही है रे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान भड़क उठेगा। ये लिस्ट की दूसरी फिल्म है एमसीयू की पहली फिल्म जिसका नाम है, आज के टाइम पे इसे देखने पे लगता है कि ऐसी फिल्म तो आज एमसीयू बना ही नहीं सकता या फिर ऐसी सुपर हीरो बन ही नहीं सकती है। उसका सबसे मेन रीजन है फोकस। एक कैरेक्टर पे, उसके रिलेशन पे, ये सब पे कितना ज्यादा फोकस किया है, बहुत टाइम दिया है जो आजकल की पिक्चर में रहता ही नहीं है। ये एक पूरी कंप्लीट एक कैरेक्टर पे बेस्ड पिक्चर लगती है जो कि ये थी भी। सुपर हीरो फिल्म होने के बाद भी इसके हाफ टाइम तक तो ये सुपर हीरो बना ही नहीं रहता है, खाली कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता है और उस वजह से टोनी का कैरेक्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और इस फिल्म में सबसे बेस्ट एमसीयू का सूट अप सीन था जो आयरन मैन को पूरी तरीके से सूट पहनते हुए दिखाता है। और अब तो खाली ये लोग ने नैनो टेक कर दिया है, जैसे समझ लो किसी के फर्स्ट नाइट पे लड़का कह रहा है। It's nanotech. You like it? और आज के कंपैरिजन में इस फिल्म में बहुत सारी चीज प्रैक्टिकल और रियल बना के रखी थी। कितने तो सूट भी ये लोग ने सही में बनाए थे। अब तो सिर्फ ये लोग पूरी तरीके से सीजीआई सूट दे देते हैं और उस वजह से कितना हल्का लगता है हर चीज। और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे इतना फोकस था कि स्टार्टिंग में डॉक्टर और टोनी को एक गुफा में आधे घंटे से ज्यादा के लिए बंद करके रख दिया था। इतने टाइम में तो कितना एक्शन हो जाता है आजकल की एमसीयू फिल्म में। ये फिल्म मैंने बचपन में देखी थी मेरे मौसा के डीवीडी कलेक्शन में, जिसे इंग्लिश फिल्म देखने का बहुत शौक था। कवर कुछ और, डीवीडी में पिक्चर कुछ और। वैसे उस दिन नसीब अच्छा था कि जो पिक्चर कवर पे थी वही पिक्चर डीवीडी में निकली, वरना तो मजा ही आ जाता। इस फिल्म में तो ऐसे ऐसे मोमेंट थे कि ओजी एमसीयू फैन की चड्डी गीली हो जाएगी, जिसमें से सबसे बड़ा मोमेंट था ये। I am Iron Man. और वैसे भी एक्टिंग के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये बंदा 5 साल की उम्र से एक्टिंग करते जा रहा है। ये रोल तो आरडीजे के लिए ही बना हुआ था। फर्स्ट पे जाने से पहले स्पेशल मेंशन, क्योंकि 5 में सबको एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये रहा। एवेंजर्स सबसे मेन हल्क के लिए, क्योंकि उसी में हल्क के सबसे अच्छे सीन थे, उसके बाद तो उसकी इज्जत ले ली। फिर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और थॉर रैग्नारोक, क्योंकि उसके बाद का तो पता नहीं अब क्या होने वाला है, और नॉस्टैल्जिया पैक्ट नो वे होम। और अब इस जनरेशन की सबसे बड़ी लिस्ट के सबसे टॉप पे आने वाली फिल्म है, तुम लोग ने गैस कर लिया होगा, द मार्वल्स। नहीं, सब लोग को पता है फर्स्ट पे कौन से आने वाली है, इन्फिनिटी वॉर। इस फिल्म में पीक मार्वल मोमेंट था जो शायद ही डूम्सडे और सीक्रेट वॉर टच भी कर पाएंगे, और अगर करना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत हार्ड होगा। इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट जो था वो था विलन। लगभग 10 साल से वो लोग सेटअप करते आ रहे थे, फिर जब उसका पे ऑफ किया तो इतना खतरनाक तरीके से किया। आज तक इस लेवल का विलन फिर मार्वल कभी बना ही नहीं पाया। इन लोग ने कैसे ये सोचा कि इतने सारे कैरेक्टर्स को असेंबल करो, सबको फाइट करवाओ और एंडिंग में मार दो। इसको बोलते हैं परफेक्ट सिनेमा। जिसने भी इसे आईमैक्स में देखा है वो जानता है इसके लेवल का थिएटर एक्सपीरियंस फिर से कोई आया ही नहीं, और वो भी 7 साल हो गए। अब तो जैसे बूढ़ा लगने लगा इसके बारे में बात करते हुए। इसकी स्टोरी के बारे में मैं क्या बताऊं, वांडा खुद बताएगी। Fun. And then Thanos is like, give me the Infinity Gauntlet. And Scarlet Witch is like, I don't think so. Whoa, whoa, whoa. Tell me you did not just ruin the ending of Infinity War. No, because everyone dies. Lizzie! I thought everyone knew that. पर मैं अपनी कहानी बता सकता हूँ। 1 साल पहले से इस फिल्म का मुझे इंतजार था, और जब ये रिलीज होने वाली थी 1 महीने पहले गांव से एक फोन आता है। कोई गबरू जवान का नाम लिया उन्होंने, तो मुझे लगा शादी होगी, पर नहीं, शादी के ही उम्र में उस गबरू जवान की डेथ हो गई। बोरिया बिस्तर उठाकर हमें गांव जाना पड़ गया, और वहां मिला मुझे मेरा चिलगोजा कजिन, जिसने पहले से ही मूवी देख के रखी थी, और वो मेरे पास दौड़ कर आया खुशी से और बोलने लगा, भैया सारे सुपर हीरो मर गए थे इसमें। अब मैं क्या उस बच्चे से झगड़ा करता, तो मैंने उसे माफ कर दिया, और फिर मेरा डूम्सडे ना स्पॉइल हो जाए इसीलिए मैंने इंतजाम करके उसे साफ कर दिया।